नमस्कार दोस्तों, अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को, जैसा कि मैं आप लोगों को साइकोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर पढ़ा रहा था, पिछले लेक्चर में मैंने आपको थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताया था, जहां मैंने कई सारी चीज़ों पे बात की थी कि हम किस प्रकार से सोचते हैं, थॉट्स प्रोसेस हमारा क्या होता है। फिर मैंने आपको कई सारी चीज़ें क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, फ्री थिंकिंग के बारे में, मेंटल थिंकिंग के बारे में, कंट्रोल थिंकिंग के बारे में, रीजनिंग के बारे में, मेंटल एक्सप्लोरेशन के बारे में, काज एंड इवेंट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था कि एक क्रिएटिव थिंकिंग, एक मेंटल थिंकिंग है, एक मेंटल एक्सप्लोरेशन है। तो इस बारे में मैंने बात करी थी। तो आज हम शुरू करते हैं कि उसी थिंकिंग के कुछ आगे के एलिमेंट, जहां हम किसी को मीनिंग देते हैं, तो हम कुछ एलिमेंट को समझेंगे, जिसमें से जो पहला एलिमेंट होता है कि हम किसी को कॉन्सेप्ट मान के बैठते हैं। थिंकिंग आपकी नज़र में क्या है, जो आप परसीव कर पा रहे हैं, जो आप सोच पा रहे हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है, वो थॉट प्रोसेस कैसे चल रहा है, आपकी मेंटल साइकोलॉजी पे बेस चल रहा है, आपके जो नर्वस सिस्टम है, जो आपका परसेप्शन थिंकिंग है, जो आपका पूरा मेंटल सेंसोमीटर है, वो जिस तरीके से काम कर रहा है, जो आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग है, जो आपकी न्यूरो लॉजिकल सेल्स हैं, वो किस प्रकार से इंटरप्रेट कर रही हैं, रिसेप्ट कर रही हैं, सिग्नल का ट्रांसमिशन कर रही हैं, जिससे आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें तो हैं, तो उन्हीं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो आशा करूँगा कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो अब चलता हूँ कॉन्सेप्ट की तरफ। हम किसी को जनरल मीनिंग दे देते हैं, जैसे हम किसी को कोई भी मीनिंग दे दें, ये पेन दे दें, ये कापी दे दें, या हम किसी ऑब्जेक्ट को कि ये घर है, ये मेरी किताबें हैं, कोई सी भी मीनिंग, तो हम मीनिंग ही दे के तो सोच पा रहे हैं। हम जैसे चूल्हा है तो मैं उसको चूल्हा मान लूँ, ये कपड़ा है तो कपड़ा मान लूँ, तो मैं मीनिंग दे दूँ, गाने को मीनिंग दूँ कि कोई भी गाना, आज मेरे यार की शादी है, गोरी को, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, कोई भी मीनिंग दे दूँ, तो मैं जब सोच पा रहा हूँ, या बेबी को बेस पसंद है, या गोरी तेरे नाल, कोई सा भी गाना आप दे सकते हैं। आजकल के जो नए जाने, सोड़िए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, तो कोई भी गाना आप दे सकते हैं। कोई शायरी भी दे सकते हैं, जैसे शायरी अब आप सोच ही तो रहें शायरी में। जैसे आपको दो चार शायरियाँ सुनाता हूँ, आशा करूँगा अच्छी लगे तो बताइएगा। कि बड़े सलीके से अपने लबों को खोलता हूँ, बड़े सलीके से अपने लबों को खोलता हूँ, जहाँ पे कोई न बोले वहीं पे बोलता हूँ, और उड़ान देगा यकीनन वो आसमां वाला, उड़ान देगा यकीनन वो आसमां वाला, हमारा काम तो अपने परों को खोलना है। तो बड़े सलीके से अपने लबों को खोलना है, जहाँ पे कोई ना बोले वहीं पर बोलना है, उड़ान देगा यकीनन वो आसमां वाला, हमारा काम तो अपने परों को खोलना है। तो यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, यहाँ से हम किसी चीज़ को जनरल मीनिंग दे रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, इसका ये मतलब है कि बड़े सलीकों से अपने लबों को खोलना है। जो भी पास आपके सलीका है, उसको सही तरीके से अपनी बात को रखना है, जहाँ पे कोई ना बोले, कोई ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई नहीं बोल रहा, लेकिन ज़रूरत है उस चीज़ की बोलने की, तो वहाँ हमको बोलना चाहिए। उड़ान देगा यकीनन वो आसमां वाला, आज अगर कोई भी नहीं तो आपको उड़ने के लिए, आपको समृद्धि बुद्धि सब देगा, वो ऊपर बैठा है आसमां वाला, हमारा काम तो है अपने परों को खोलना। जो आपको बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, उसका प्रयोग करिए और आगे बढ़िए। तो कहने का मतलब है कि मैं यहाँ मेंटल थिंक को क्या समझ पा रहा हूँ, मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। जनरल का मतलब मैं इसको जनरलाइज कर दे रहा हूँ, ये चीज़ जनरल है, इसको जो मन सो मैं मान लूँ, इसको एक आइडेंटिटी दे दूँ, ऑब्जेक्ट समझ लूँ, जो भी समझूँ वो सब इसी के अंदर आ जाएगा। कि क्या रखा है भला तीर तलवार में, क्या रखा है भला तीर तलवार में, धार बस होती है बस मर्द के वार में, और माल और दौलत से हथियार तो ले लोगे तुम, माल और दौलत से हथियार तो ले लोगे तुम, पर कलेजा नहीं मिलता किसी बाजार में। तो वही चीज़ है कि तीर तलवार का कोई मतलब नहीं, अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आपके पास कलेजा ही नहीं, तो आप हथियार तलवार लेके भी क्या करोगे। इसके जरिए मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं एक थिंकिंग को, एक जनरलाइज ऑब्जेक्ट को समझ पा रहा हूँ, उसकी मीनिंग को अटैच कर दे रहा हूँ कि इसका ये मतलब है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो मुश्किल काम था वही करके दिखाया, जो मुश्किल काम था वही करके दिखाया, गला जो काट सकते थे गले उन्हीं को लगाया, जो अवसर
जो अक्सर 4-6 दिन में ही बस दम तोड़ देते थे, उन्हीं रिश्तों को आखिरी दम तक निभाया। तो मतलब कहने का क्या है, जिनको जो काम मुश्किल था, रिश्ते आजकल आदमी देखते हो सिर्फ स्वार्थ के लिए जुड़ता है, लेकिन जो चीज़ कठिन थी, जो लगता था कि हाँ ये आदमी मेरे लिए नहीं, लेकिन मैं उन्हीं चीज़ों को लास्ट तक वो करके रखा। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं उसको एक जनरल मीनिंग दे रहा हूँ कि हाँ ये रिश्ता की मीनिंग है, ये कलेजा की मीनिंग है, ये है कि मैं अपने परों को खोल रहा हूँ। अब जो चौथी चीज़ बताता हूँ, सर बुलंदी का एक वजीफा है। सर बुलंदी का एक वजीफा है जो बुजुर्गों से हमने सीखा है, और खुद को छोटा समझते रहिएगा, ये बड़ा बनने का तरीका है। तो हमेशा इसमें बड़ा बनने का जनरल मीनिंग छुपा है कि अगर आप अपने अपने सर को, अपने ईमान को, अपने ज़मीर को ऊपर रखना चाहते हैं तो अपनी सर बुलंदी का एक वजीफ़ा है कि जो आपकी सर बुलंदी है वो एक वजीफ़ा है जो बुजुर्गों से हमने सीखा है, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हम उनसे सीखते हैं, जो चीज़ें हम इनकलकेट करते हैं, वो चाहे कोई नम्स हो, चाहे कोई इथिकल सोच हो या कोई मोरालिटी हो, खुद को छोटा समझते रहिएगा। मतलब अगर आप बड़ा समझने लगे तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा कि मैं ही हूँ, फिर आप किसी को सम्मान नहीं देंगे तो आपका पतन हो जाएगा। जो आपकी ह्यूमैनिटी है, जो आपके गुड कंडक्ट है, या जो लोगों से रिलेशन है, लोगों के प्रति प्रेम है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। तो उस अहंकार को कम करने के लिए हमेशा अपने सर को नीचे रखना जरूरी है कि सर बुलंदी का एक वजीफा है जो बुजुर्गों से हमने सीखा है, खुद को छोटा समझते रहिएगा, यही बड़ा बनने का तरीका है। तो आप बड़ा तभी बन सकते हैं जब आप अपने को हमेशा ग्राउंडेड, जमीन से डाउन टू अर्थ रहिए। कभी ज़्यादा शो ऑफ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ कितनी भी पड़ी हो, अंत सबका, ये पूरा संसार ही ट्रांसडिएंट है। ट्रांसडिएंट का मतलब चेंज है। कोई भी चीज़ है, काल है, उसमें भी चेंज होता है। जो आज है वो कल होगा, कल है जो फ्यूचर को होगा। पास्ट प्रेजेंट देखते हैं, काल जो समय चल रहा है वो एक जैसा नहीं। कि किसी ने क्या कहा है कि कौन जिसका समय एक जैसा रहा, जो आज नाथ है कल अनाथ होता वही, जो आज उत्सवमग्न है कल शोक से रोता वही। तो समय बदलता रहता है, जो आज नाथ है कल वो अनाथ होता है, जो आज जिसके पास आप समृद्धि है, पैसा है, कल उसका दिन बुरा भी आ सकता है। तो घमंड नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ मैं जनरल मीनिंग इस अपने थिंकिंग के जरिए तो समझ पा रहा हूँ। अगर मेरे पास थिंकिंग ही ना हो तो कोई इन शायरियों का मतलब ही नहीं है। पागल के सामने मैं शायरी अगर बोलूँगा तो पागल थोड़े समझ पाएगा। तो जो उसको रस मिल रहा है, जो उसको आनंद मिल रहा है, वो उस चीज़ से वंचित रह जाएगा, उसको समझे नहीं आएंगे। तो ये क्या है, ये जनरल मीनिंग में उस चीज़ को अटैच कर दे रहा हूँ। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को बता दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, मेरा फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरी कॉपी है, मेरा पेन है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये आदमी है। किसी को मैं कुछ भी ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ तो मैं एक जनरल मीनिंग बना दे रहा हूँ। जैसे बच्चे हैं, वो स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैं उनको एक ऑब्जेक्ट दे दिया कि हाँ अच्छा तुम 12th में हो, तुम 11th में हो, तुम यूपीएससी का तैयारी करते हो, तुम बीपीएससी का करते हो, तुम क्लैट का करती हो, तुम सीए का करते हो, चाहे कोई भी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब चलता हूँ और आप लोगों को एक जनरल शायरी सुनाता हूँ। उसके सामने एक की हर मुश्किल से टकराना जरूरी है, कि अगर आप इंसान है तो आपको लड़ना है, डरना नहीं है। कि हर मुश्किल से टकराना जरूरी है मुझको, हर मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको, जहाँ सब मेरी हार चाहते हैं वहीं से जीत के जाना है मुझको। तो ये जो हार और जीत है ये क्या है, ये आप एक मीनिंग दे रहे हैं इसको पर्टिकुलर कि हाँ ये चीज़ मैं इस तरीके से हार जीत के बारे में अभी सोच रहा हूँ। तो कहने का ये मतलब है, ना मिलने वालों से कोई गिला नहीं करते, ना मिलने वालों से कोई गिला नहीं करते, हम मगर जाके उनसे मिला नहीं करते। अब हवा में टोलते तिनकों का क्या खबर, हवा में टोलते तिनकों की क्या खबर, पहाड़ अपनी जगह से हिला नहीं करते। तो यहाँ जहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है, ज़मीर की बात आ जाती है, आपके वजूद की बात आ जाती है, फिर वहाँ आदमी नहीं तो फिर स्वाभिमाने चला गया तो किस काम का। तो यहाँ हम की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो हमारी डिग्निटी है, जिसको हम आर्टिकल 21 में कहते हैं कि हर आदमी को अपनी ज़िंदगी जीने का राइट टू लाइफ लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। बहुत सारे केस हैं इसमें, कोई सा भी केस उठा लीजिए, मेनका गांधी का उठा लीजिए, खड़क सिंह का केस उठा लीजिए, AK गोपालन का केस उठा लीजिए, और बहुत सारे केस हैं, सतवंत सिंह साहनी का केस उठा लीजिए,
और भी है, फ्रैंसिस कोलिन का केस उठा लीजिए, जितने केस हैं इसमें सब राइट टू लाइफ लिबर्टी की बात की। तो वही चीज़ की मैं एक पर्टिकुलर जनरल मीनिंग अटैच कर दे रहा हूँ उसको। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि विरासत में मिली है होशियारी, विरासत में मिली है होशियारी, मगर फितरत में नहीं है मक्कारी। और खुदा में इसलिए रखा है रोशन, खुदा ने इसलिए रखा है रोशन कि हमने जलने की नहीं है बीमारी। तो इसमें क्या है, इसमें हमको दूसरों से द्वेष हिस्सा नहीं करना। तो यहाँ हमने जनरल मीनिंग क्या दी कि हमको द्वेष हिस्सा नहीं करना, हमको हानेस्ट रहना, ईमानदार रहना है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब आप लोगों को और एक सुनाता हूँ, उसके माध्यम से समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि हम किसी को कोई भी मीनिंग दे सकते हैं। कि हथेली के हवाले जान पहले ही कर देना, हथेली के हवाले जान तुम पहले ही कर देना, जो दुश्मन है उसे हैरान पहले ही कर देना, और कफन और उतरने के बाद में मैदान में हमारी जीत का ऐलान तुम पहले कर देना। तो ये क्या है, ये एक हम पहले से हाइपोथेटिकल बना के बैठे हैं कि हम जीत ही जाएंगे। तो यहाँ हम अपनी बड़बक्की छौंक रहे हैं। वो जो आपने राई का पर्वत वाली कहानी सुनी है ना, तो यही है, ये हम अतिशयोक्ति अलंकार की बात कर रहे हैं, जहाँ किसी चीज़ को हम बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। तो ये हम अपनी थिंकिंग के जरिए मेंटली ही तो सोच पा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। अब एक और आपको सुनाता हूँ कि ज़िंदगी में हमको जीतना ही है। सिर्फ हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो मीनिंग दे रहे हैं वो जीतने से लेकर दे रहे हैं। तो मैं आपको एक और शायरी सुनाता हूँ कि रखा है नाजोवान पे सदा हमने एतबार, रखा है नाजोवान पे सदा हमने एतबार, ताकत किसी का देख के सैदा नहीं हुए, ताकत किसी का देख के सैदा नहीं हुए, मकसद तो है ज़िंदगी का हमारी जीतना, हम हारने के वास्ते पैदा नहीं हुए। तो दोस्तों, कभी हार नहीं मानना है। ज़िंदगी में कोई भी समस्या है उसका सामना करेंगे, जब तक जान है तब तक जहान है। तो बस इसी सोच के साथ, इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते रहिए कि रखा है नाजोवान, नाज है हमको अपने पे सदा अपने एतबार पे, ताकत किसी का देख के हम सैदा नहीं हुए, मतलब हम ताकत देख के घबराने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। मकसद तो है ज़िंदगी का हमारी जीतना, हम हारने के वास्ते पैदा नहीं हुए। तो हमको हार नहीं माननी है। कोई कितनी बड़ी सिचुएशन में डाल दे, हम लोग निखर के आएंगे और लड़ेंगे, तभी जीतेंगे। और विश्वास रखिए कि हम पढ़ना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, आपको अपनी डिग्निटी का भी ख्याल रख के चलना है कि सुबह का चढ़ता सूरज शाम तक ढल जाएगा, सुबह का चढ़ता सूरज शाम तक ढल जाएगा, जो बुझा बैठा है आरिफ वो दिया जल जाएगा, और वक्त के दरिया में तू तूफान आने तो दे, कौन कितने पानी में है सबको पता चल जाएगा। तो समय आने पर सबका जवाब देंगे। अभी हमारा लोगों का समय खराब है तो डरना नहीं है, लड़ते रहना है। कि सुबह का चढ़ता सूरज, जैसे सुबह ख़त्म होने के बाद शाम को सूरज अपनी जगह पे ख़त्म हो जाता है, उसका टाइम ओवर हो जाता है, वैसे जिसका अभी टाइम चल रहा है उसका चलने दीजिए, हमारा भी टाइम आएगा। कि जो बुझा बैठा है, अभी हम लोग गुमनामी में जी रहे हैं, अभी हमारा लोग का मार्केट में कोई नाम नहीं, लेकिन आएगा नाम। कि जो बुझा बैठा है आरिफ वो दिया जल जाएगा, और वक्त के दरिया में तुम तूफान आने तो दो। जो भी वक्त है, जो समय चल रहा है, आने दो। कितना खराब समय आएगा, कितना भयंकर तूफान आएगा, कि कौन कितने पानी में है सबको पता चल जाएगा। तो जो भी अभी जितने पानी में है देख लेंगे। बस आप अपने ऊपर काम करिए, मेहनत करिए, और हर चीज़ संभव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कहीं से आदमी उठा है वो अपने दम पे उठा है, मेहनत करा है। आप भी मेहनत करिए, आप भी आगे जाएंगे। और चीज़ें समझते रहिए, जानते रहिए। यहाँ मैं सिर्फ आप लोगों को साइकोलॉजी ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, आदमी को तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ कि कैसे समझना है, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी रियलिटी भी देखिए। कि डूब गए तो किनारों से कहना भूल जाए हमें, डूब गए तो किनारों से कहना हमें भूल जाए, उभर गए तो समुंदर समेट लेंगे। तो आपके पास वो क्षमता है कि आप किसी भी चीज़ को अपने अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। तो डरना नहीं है। कि कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूँ मैं, कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूँ मैं, लेकिन किसी का खौफ कहाँ मानता हूँ मैं, किसी का खौफ नहीं मानना हमको। कि जंगल की हो या भेड़ों की या किसी आस्तीन की, कोई भी हो,
सांपों की सारी नस्लों को जानता हूँ मैं। जो ये अपने आसपास आपके दोस्त यार बने बैठे रहते हैं कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस सांपों को समझिए जो आपके हित के लिए है, उसी से आप सोचिए, अपने लिए विश्वास पैदा करिए कि कौन कैसे डसेगा मुझे जानता हूँ मैं, लेकिन किसी का खौफ कहाँ मानता हूँ मैं। और जंगल की हो या भेड़ों की या किसी आस्तीन की, सांपों की सारी नस्ल को जानता हूँ मैं। तो वही है ना कि आप लोग चीज़ को उस मीनिंग दे रहे हैं, उसको पर्टिकुलर एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं। वही है कि मैं कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी है जिसके बारे में समझा रहा हूँ कि ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको आप किसी भी तरीके से सोच सकते हैं कि सुलाएगा जिसे तुम पालने में लोरियां देकर, सुलाएगा जिसे तू पालने में लोरियां देकर, मोहब्बत उसके दिल में भी जागी तो क्या होगा। और किसी लाचार की बेटी को लेकर भागने वाले तेरी बेटी अगर कल घर से भागी तो क्या होगा। जो ये लोग इस तरीके के हम सोसाइटी में देखते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं कि दूसरों की बहन बेटियों को कुछ समझते ही नहीं है, कहीं ये करेंगे, कहीं उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करेंगे, किसी का रेप करेंगे, किसी को डोमेस्टिक वायलेंस देंगे, किसी को गाली देंगे, किसी का मोलेस्टेशन करेंगे, किसी की ईव टीजिंग करेंगे, किसी को जानबूझकर वैरिज्म करेंगे, स्टॉकिंग करेंगे, साइबर बुलिंग करेंगे। तो ये जो इस तरीके के काम होते हैं, तो शायर ने कितना खूब थिंक मेंटली सोचा है कि सुलाएगा जिस पालने में लोरियां देकर, मोहब्बत उसके दिल में भी जागी तो क्या होगा। और किसी लाचार की बेटी को लेकर भागने वाले तेरी बेटी भी अगर कल घर से भागी तो क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को हमको थोड़ा सोच समझ के समाज में जिसमें रह रहे हैं कैसे सभ्य नागरिक रहता है, क्या सोच होनी चाहिए, उस आधार पे चलना। ये नहीं कि अगर कोई आपको वास्तुकली चाहता है तो वो अलग की बात है, क्योंकि आप वो चीज़ें कंसेंट से कर रहे हैं। लॉ भी सहमति नहीं देता है कि नहीं भी अनइथिकल चीज़ों के लिए कानून कहता है कि जो इंसान अगर बिना कंसेंट को कि कोई भी किसी लड़की को स्टॉक करता है या मोलेस्टेट करता है या यूटियूजिंग करता है या इसके साथ कुछ फिजिकली असॉल्ट करता है या कोई रिलेशन बनाता है तो वो कानून की नज़र में जुर्म है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि जो घूर लेते हैं तूफान में शामिल, जो घूर लेते हैं तूफान में साहिल को, कभी वो सरफिरी लहरों में खो नहीं सकते। और तेरा वजूद है क्या, तू तो एक कतरा है, हमें तो सातों समुंदर नहीं डुबो सकते। तो कितना खूब कहा है कि तुम्हारा वजूद तो एक कतरा नहीं है, तुम्हारे पास तो इतना सामर्थ्य है कि ये सरफरी लहरें तुमको क्या ही बिगाड़ लेंगी। तुम लड़ना तो सीखो, मेहनत तो करना सीखो, सब कुछ होता है। तो इसी तरीके से शायर की अपनी सोच है। तो यहाँ वो मीनिंग समुंदर को पर्टिकुलर दे रहा है, यहाँ किसी चीज़ को दे रहा है कि रेप नहीं करना चाहिए, यहाँ वो नस्ल की बात कर रहा है। फिर एक और शायरी आप लोगों के सामने है कि बहुत बेहतर समझता हूँ, बहुत बेहतर समझता है कि जो जिंदगानी का, बहुत बेहतर समझता है जो जिंदगानी को लुटा देता है बच्चों पर हर लम्हा जवानी का। और भुलाया जा भी नहीं सकता किरदार माँ का भी, मगर एक असली हीरो होता है बाप कहानी का। तो यहाँ पे जो हम मीनिंग दे रहे हैं, सोच पा रहे हैं, वो बाप के बारे में बता रहे हैं कि बाप समझता है जिंदगानी का हर लम्हा, हर जवानी का, कैसे मेहनत करना है, कैसे अपने बच्चों को बढ़ाना है, कैसे उनको अच्छी शिक्षा देना है। खुद बेचारा दिन रात मेहनत करता है। तो कहता है बहुत बेहतर समझौता है कि जो जिंदगानी का लुटा देता है बच्चों पर हर लम्हा जवानी का। और भुलाया भी जा नहीं सकता किरदार माँ का भी, मगर एक असली हीरो होता है बाप कहानी का। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो अपने भाई अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। तो अब दूसरा चलता हूँ कि लैंग्वेज को हम क्या समझते हैं। हम किसी भी चीज़ को जो हम फिजिकली थिंकिंग करते हैं वो एक लैंग्वेज भी है, एक तरीका है, एक थिंकिंग है, एक सिंबल है। जैसे मैं ओरल क्वेश्चन पूछ लूँ कि कल तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं अपने दिमाग से ही तो सोच रहा हूँ, आर्गूमेंट कर रहा हूँ कि यार तुम ये चीज़ अच्छी नहीं है, तुमको ये नहीं करना चाहिए, यार ये गलत है, ये ऐसा है। तो ये आर्गूमेंट है, डिस्कशन कर रहा हूँ कि गरीबी के बारे में, भुखमरी के बारे में, लोगों की सोच के बारे में, फैशन के बारे में, हेल्थ के बारे में,
सेक्सुअलिटी के बारे में, इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में, कल्चर के बारे में, लोगों के जो पर्सनल चीज़ें हैं उनके बारे में, स्टडी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी थिंकिंग के जरिए तो मैं मेंटली एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ या सोच पा रहा हूँ, या पर्सनल लोगों के, या मेरा इस चीज़ को लेकर फिलॉसफी पे मेरा क्या मत है। अभी कुंभ है तो उस पर मैं किस तरीके से अपने व्यू रखता हूँ, रिलीजन सही है या बुरा है, तो ये क्या है, मैं डिस्कस ही नहीं तो कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आएगी, जहाँ मैं किसी चीज़ को लैंग्वेज दे रहा हूँ, कोई सिंबल दे रहा हूँ, कोई थिंकिंग दे रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर सोच उसके पीछे डाल रहा हूँ, कोई कम्युनिकेशन का फॉर्म बना रहा हूँ, कोई परसिवरेंस परसेप्शन बना रहा हूँ, सेंसेशन उस पर मेरा दिख रहा है कि हाँ ये मैं इस चीज़ को लैंग्वेज की नज़रिए से देख रहा हूँ। तो लैंग्वेज ये क्या है, एक फॉर्म है, एक इंटरेक्ट करने का फॉर्म है, एक समझने का फॉर्म है, एक उसको ऑब्जर्व करने का फॉर्म है, महसूस करने का फॉर्म है, बिलीफ का फॉर्म है। तो ये जो लैंग्वेज है उसी चीज़ पे बेस्ड है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। इमेज भी मेरे को जो थिंकिंग है वो देती है कि भाई जब मैं सोचता हूँ तो मैं सबसे पहले आंखें मूंदता हूँ तो अंदर का मेरे जो इनर चक्र है वो खुलता है, लेकिन जैसे ही मैं आंखें खोलता हूँ तो बाहर की दुनिया खुल जाती है। तो मैं सोचना शुरू कर देता हूँ कि मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसे हैं, कि मैं पहले कुंभ मेला में गया, मैं नैनीताल गया, मैं जम्मू कश्मीर में क्या देखा, मैंने कितनी पढ़ाई करी, जितने भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है, किस शादी में गया, किस दोस्त से मिला, कितने मेरे अफेयर थे, कहाँ कहाँ मैं घूमा, किससे बात करा, कहाँ कहाँ मैंने अपने ज़िंदगी के बेशकीमती समय बर्बाद करे, कहाँ मैंने अच्छाई करी, कहाँ मैंने लोगों का वेलफेयर करा, कहाँ मैंने चैरिटी दान करी, कहाँ मैं लोगों से मिला। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आप अपने इमेज से सोच पा रहे हैं कि मैं लंदन जाऊंगा, मैं मनाली गया था, मैं कोलकाता में ये गया, मैं फलाने स्कूल से पढ़ा, मैं अभी मेरे फ्यूचर में क्या प्रीवियस चीज़ों को लेकर मेरा रिकॉर्ड क्या रहा है, मेरे 10 में कितने मार्क्स आए, 12 में कितने मार्क्स आए। तो ये सब क्या है, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस हैं। जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो हमें हमारे ऑब्जर्वेशन से, नकल करने से, आसपास के परिवेश से, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट से, जैसे अल्बर्ट बंडूरा का व्यू है, वो कहते हैं, कनाडियन साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि हम जो भी चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम अपने आसपास से सीखते हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा जो कि एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका ऐसा मानना है। अब हम लोग इनर स्पीच के जरिए कि हम अंदर अपने स्पीच करते हैं, मेंटल एक्सप्लोर करते हैं, जैसे हम मेडिटेशन के जरिए, योगा के जरिए हम अपने अंदर जितनी कुरीतियाँ होती हैं, शांति चाहते हैं, पीस, काम, पूरी तरीके से बिना किसी टेंशन के, एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, जितनी भी प्रॉब्लम है या जो भी हम समस्याओं से जूझ रहे हैं, मेंटली हम अपने आप को पूरी तरीके से परेशानी में, या हम पहले जो चीज़ नहीं होती हम उसका पहले ही रिजल्ट बना के बैठ जाते हैं, जिसको हम पिग्मैलियन इफेक्ट बोलते हैं साइकोलॉजी में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम कैसे वो कर सकते हैं, किसी को सिंबल दे देना, मैं मोबाइल को सिंबल दे दूँ, मैं बैट गेंद को सिंबल दे दूँ, मैं अपने माता पिता को सिंबल दे दिया, मैंने अपनी किताब कापी को सिंबल दे दिया, मैंने क्रिकेटर को सिंबल दे दिया, मैंने कॉमेडियन को सिंबल दे दिया, मैंने सिंगर को सिंबल दे दिया, मैंने डांसर को सिंबल दे दिया, मैंने टीचर को सिंबल दे दिया, मैंने क्रिमिनल को सिंबल दे दिया, मैंने जज को सिंबल दे दिया, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के IAS PCS को सिंबल दे दिया, मैंने बड़े बड़े जो महात्मा बुद्ध हैं या गौतम बुद्ध हैं या जो बड़े बड़े फिलासफर हैं उनको सिंबल दे दिया। तो मैं अपनी थिंकिंग के जरिए ही तो ये सब कर पा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो भाई अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब परपेचुअल मीनिंग में किस चीज़ को देता हूँ, जहाँ मैं अपने परसेप्शन से, अपने अंदर के चक्षु से, इनर प्रेजेंटेशन से, अपने सेंसेशन के जरिए, कान के जरिए सुन के, नाक से सूंघ के, अपनी आँख से देख के, स्मेल के जरिए, इस तरीके से टच करके, मूवमेंट के जरिए,
गेस्चर के जरिए, पोस्चर के जरिए जब मैं कोई सोचता हूँ, कोई थिंक करता हूँ, कोई एक्ट करता हूँ, जो पूरी तरीके से कोई भी इवेंट हो जहाँ पे जैसे मैं इंटरप्रिटेशन कर अपने सेंसेशन का यूज करके कि अच्छा होली में हम ये करेंगे, शादी में हम नाचेंगे, प्रोग्राम में ये करेंगे, सिंगर का गाना ये बजाएंगे कि आज मेरे यार की शादी है, शायरी की माना कि मैं तेरे दीद के काबिल नहीं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। तो ये क्या है, सब आप अपने परसेप्शन से कर रहे हैं, जो आप परसीव कर पा रहे हैं, जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, विजुअल्स के जरिए, मेमोरी के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए, आंखों के जरिए, स्मेल के जरिए, कान के जरिए, नाक के जरिए, जीभ के जरिए, ये सब क्या है, ये आपके सेंसेशन है। सेंसेस के जरिए जो आपका सेंसेज है, बुद्धि है, माइंड हो गया, आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गई, जिससे आप कुछ महसूस कर पा रहे हैं, कुछ फील कर पा रहे हैं, कुछ सेंसेशन, कुछ आपको मैं आपको एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की बात बताया था कि जितनी ज़्यादा सेंसेशन होगी वो उतना ही ज़्यादा हमको चुभेगा, ज़्यादा हमको समझ में आएगा। अब जैसे पानी कहीं अगर धीरे से बह रहा है तो नहीं समझ में आएगा, तेज बाजा बजा दिया जाए, अब डीजे शादी में बजते हैं तो हमको तुरंत अच्छा कि ये वाला गाना बज रहा है। तो ये क्या है, हम जो चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वही तो सेंसेशन है, और वही हमारी थिंकिंग हमको पैदा होती है। जब हम सोचते हैं तभी हम उन चीज़ों के बारे में ख्याल करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कंसेप्चुअल, जहाँ मैं किसी चीज़ को कंसेप्चुअली कंसेप्ट के नाम पे देखता हूँ। एक जनरल आइडिया कोई भी बना लो कि घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं, पार्टी में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अच्छी जगह घूमने जाते हैं, अच्छे लोगों से कुछ सीखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सोते हैं। ये सब क्या है, आपकी जनरल आइडिया है। पैसा कमाना है, नाम बनाना है, अपना मार्केट में एक स्थान बनाना है, किसी के सामने अपने को सरेंडर नहीं करना है, सब आइडिया ही तो हैं। कोई भी आइडिया आप उठा लीजिए कि आज मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कितना बढ़िया घूमूंगा, किससे बात करूंगा, कौन मेरे दोस्त यार हैं, कौन मेरे बारे में बुरा सोचता है। तो ये सब आइडिया हैं जहाँ पे आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का जैसे करते हो, जैसे फ़ोन खोला, फ़ोन में बात कर रहे हो, पैसा की बात कर रहे हो, कोचिंग ना करना, ये सब क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो कि भैया जैसे आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करते हैं, कोचिंग नहीं ले पाएंगे तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। अब जब कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए। ब्रेकअप से परेशान है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की ब्रेकअप कहे हुआ उसका कारण ढूंढ रहे हैं कि यार ये दिक्कत हुई, ये बात नहीं, पैसा नहीं था, या मैं उसकी ये डिमांड नहीं फुलफिल कर पाया। तो ये जो मेंटल इशू आपके दिमाग में चल रहे हैं उसको आप एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जनरल आइडिया दे रहे हैं, किसी भी चीज़ का जनरल आइडिया कि यार अब मुझको नहीं पढ़ना है, मुझको स्टार्टअप खोलना है, मुझको ये करना है, अब मैं पढ़ चुका, अब मुझको ये करना है, मान लो मेरे को कहीं घूमने जाना है, दोस्त से मिलना है, या मैं अभी कुछ और करना चाह रहा हूँ, या आउट ऑफ इंडिया जाके मुझे कुछ एक्सप्लोर करना है, या मुझे कुछ अपने लिए स्वयं के लिए सोचना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आप जनरल आइडिया दे रहे हैं उसी के पीछे सारी कहानी दी हुई है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट उसी से संबंधित हैं। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब है जहाँ आप किसी चीज़ को अपनी जो ज्ञान के चक्षु हैं, ज्ञान के बिंदु हैं, उनको समेट कर किसी एक पर्टिकुलर थिंकिंग पे अपने को आश्रित कर लेना, उस पर कंट्रोल करना, क्लोज थिंकिंग करना, जहाँ अपने चक्षुओं को एक समांतर सोच के साथ जोड़ देना कि अब आप पढ़ा रहे हैं तो उतनी देर आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई में है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो मेरा फोकस सिर्फ बोलने में, और कुछ चीज़ें मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। खा रहा हूँ तो उतनी देर सिर्फ मैं स्वाद पे ही सोच पा रहा हूँ, स्वाद लेने के लिए ही सोच रहा हूँ। घूम रहा हूँ तो मेरा घूमने ही में, बात कर रहा हूँ तो बातें करने में है। तो वो कन्वर्जेंस थिंकिंग है। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं MCQ लगा रहा हूँ तो मुझको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। गाड़ी चला रहा हूँ तो उतनी देर से मुझको गाड़ी याद आ रही, रोटी सेक रहा हूँ तो उतनी देर मुझको सिर्फ रोटी ही का ध्यान आ रहा है, का घास काट रहा हूँ तो सिर्फ उतनी देर घासें काटने में बिजी हूँ। अगर इंटीमेट मूवमेंट में हूँ, लव में हूँ, तो फिर मोरे उतनी देर लव की फीलिंग है। पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ मेरा ध्यान पढ़ाई में है। अगर गा रहा हूँ तो उतनी देर मेरा ध्यान गाने ही में है। डांसिंग कर रहा हूँ तो मेरा उतनी देर डांसिंग है में। अगर मैं कोई पब्लिक पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान पॉडकास्टिंग ही में है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, अपने थिंकिंग को कन्वर्ज कर दे रहा हूँ, एक जगह जोड़ दे रहा हूँ जहाँ मेरी थिंकिंग उस पर्टिकुलर बिंदु पे
आधारित है उसके बाहर मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। दूसरी थिंकिंग डाइवर्जेंस थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंस का मतलब मेरे पास चारों तरफ से ज्ञान आ रहा है, आइडियाएँ आ रही हैं। जैसे प्लेटो आइडिया का नाम देते हैं, कोई भी बड़ा फिलोसफर है, आइडिया जो आपके सेंसेशन परसेप्शन के जरिए, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के जरिए आपके माइंड में इंटर होती हैं, तो वो कोई भी थिंकिंग डाइवर्जेंस में हो सकती है। क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, जो मतलब आप सोच सकते हैं दुनिया में, जहाँ तक आपका दिमाग चल जाए वो डाइवर्जेंस थिंकिंग होती है। जैसे मैंने आपको डाइवर्जेंस मल्टीपल इंटेलिजेंस भी बताया था कि ये सब इंटेलिजेंस है, जहाँ तक आप अपना दिमाग लगा ले जाएं वो मल्टीपल इंटेलिजेंस है। जो मैंने आपको गुलफोर्ड मॉडल बताया था, जहाँ मैंने कंस्टेंट ऑपरेशन के बारे में बताया था और कैसे कैसे चीज़ें, ग्रुप सिस्टम, यूनिट सिस्टम, नंबर के बारे में, कन्वर्जेंस इंटेलिजेंस, डाइवर्जेंस इंटेलिजेंट, तो वो सब चीज़ें आप इंटरलिंक करते रहिए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग एक का मतलब कि मैं कुछ नया कुछ उससे क्रिएट कर दे रहा हूँ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने में मैं क्या कर रहा हूँ, शायरी का यूज कर रहा हूँ। मैंने आपको अभी कितनी सारी शायरियाँ सुनाई। डेली स्टेटमेंट कोई यूज कर दे रहा हूँ या कोई एविडेंस यूज करके मैं कुछ नया क्राइम में इजाड करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कुछ नया है कि यार भूकंप आ रहा है या कुछ समुद्र बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो अच्छा मुझको मैंने नया क्रिएट क्या कर दिया। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट फिलोसफर वो कुछ नया ही तो क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया कि मानव के लाइफ में नई चीज़ जो अब टेक्नोलॉजी के जरिए नया इनोवेशन लाएगी, कुछ नया करेगी, जहाँ पे मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस रहेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी आ गई, इन्वेंट कुछ करना जैसे टेक्नोलॉजी आ गई, यूनिवर्सल फिनोमेना है कि क्रिएटिव थिंकिंग आदमी, अब जैसे मैं ही है, अब ये पेन को मैं किसी तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ। एक ये लिखने के काम आ सकता है, एक ये खेलने के काम आ सकता है, एक ये मेरे जेब में खोसने के काम आ सकता है। तो ये मेरी क्रिएटिविटी दर्शाता है ना कि मैं इसको कितनी तरीके से यूज कर सकता हूँ। जैसे प्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू बनाना, कागज़ से मैं जहाज बना दूँ या कोई ड्राइंग उस पर कर दूँ या शब्दों का यूज करके मैं आपको गाना सुना दूँ, शायरी सुना दूँ कि ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, बशीर बद्र की। तो ये क्या है, यहाँ पे मैं अपनी जो थिंकिंग का है वो डायमेंशन को डाइवर्जेंस कर दे रहा हूँ, तरह तरीके से लाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी डाइवर्जेंस में आपको बताया। तो ये जो स्टेज होती है ये प्रिपरेशन के बाद कि हम अब जब प्रिपरेशन हो गई तो पीरियड ऑफ रेस्ट आया जिसको हम इनक्यूबेशन बोलते हैं। फिर जो इंसाइट हम सोच रहे हैं या इल्यूमिनेशन उसी को बोलते हैं। फिर हम उसको वेरिफिकेशन करते हैं, लास्ट बार हम जब वेरीफाई करते हैं फिर हम उसका रिवीजन करते हैं। और रिवीजन का मतलब ही होता है कि अगर कुछ बच गया, कुछ क्रिएटिव करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसमें मॉडिफिकेशन करके हम उसको फिर कुछ नया प्रूफ देंगे। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो खुद ओन पर्सनल बिलीफ पे आपके बेस्ड होती है, जिस पे आप कोई फैक्ट को सॉर्ट आउट करते हैं, कुछ नया ट्रूथ डिस्कवर करने का प्रयास करते हैं, कोई प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसका इन्फ्रेंस निकालते हैं, जिससे आप उसके पर्टिकुलर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर आप पहुंच सकें, कुछ नया इनोवेट कर सकें, कुछ नया स्वरूप दे सकें, कोई नया प्रोडक्ट बना सकें, कोई नई स्किल डाल सकें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर आती हैं। जहाँ कुछ एसोसिएट करके कोई यूनिक टाइप बनाए, कोई जहाँ पे जो है कोई चीज़ें होती हैं। तो एसोसिएट भी एक प्रकार का सोचने का नज़रिया है, जहाँ आप किसी चीज़ को एसोसिएट करते हैं प्रीवियस नॉलेज से, कोई नए फैक्ट से, कोई नई चीज़ से, या कोई नया चीज़ों पे कुछ अपना इजाद करने का प्रयास करते हैं या कुछ उस पर निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये फ्री फ्लो एक्टिविटी होती है जहाँ पे एसोसिएशन बनाते हैं कि आप डी ड्रीम बनने हैं, कि मुझको बिलनायर बनना है, मुझको इसके साथ ये फैंटेसी करनी है, यहाँ घूमना है, इसके साथ यहाँ जाना है, ये मेकआउट करना है, फलाना ढलाना, मल्टी बिलियनायर बनना है, मुझे पूरे संसार का राजा बनना है, कि झुकेंगे नहीं साला,
वो वाली कहानी, झुकेंगे नहीं दम तक राजा, मरते दम तक झुकेगा नहीं, तभी उसकी ग्लोरी होगी। तो ये सब चीज़ें गिल्टी फील करने लगते हैं एसोसिएट कि यार मैं किसी को सताऊं ना, मैं किसी को डांटूं ना, किसी को मारूं ना, किसी को बुरा भला ना कहूँ, टोकूं ना, निगेटिव कमेंट ना पास करूं। तो ये आप एसोसिएशन के जरिए तो कर रहे हैं, जहां आप किसी चीज़ का फ्री फ्लो बना रहे हैं। तो ये एसोसिएशन भी एक थिंकिंग का रूप है, क्रिएटिव थिंकिंग, फ्री फ्लो थिंकिंग, कंट्रोल थिंकिंग, डाइवर्जेंस थिंकिंग, कन्वर्जेंस थिंकिंग, लैंग्वेज, इमेज, इनर स्पीच, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो अपने भाई अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहो, अपना आशीर्वाद देते रहें। तो फिर मिलूंगा कोई आगे इसी का और भी चीज़ें बताऊंगा। इसमें इसको 3 पार्ट में मैं आप लोगों को पूरा बता दूंगा थिंकिंग के बारे में। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करते रहो, अपने दोस्तों को भी बताते रहें ताकि उनसे भी कुछ वो भी फ़ायदा ले सके। तो फिर मिलूंगा नए टॉपिक के, तब तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। तब तक आप लोग अपना आशीर्वाद देते रहें। तो फिर मिलेगा आपका सबका भाई, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भाई अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।